नमस्कार, मैं अमित तिवारी और आज आपको 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराऊंगा, जिसका पहला सवाल है व्हाट इज शॉर्टकी डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट होता क्या है? शॉर्टकी डिफेक्ट तब एराइज होता है जब इक्वल नंबर में केटायन और एनायन अपनी जगह का छोड़कर बाहर निकल जाते हैं, जिसकी वजह से उस डिफेक्ट की डेंसिटी क्या होती है, घट जाती है। आइए जरा मैं पढ़ता हूं। शॉर्टकी डिफेक्ट arises when equal number of cation and anion are missing from their side। तो ये बस याद रखिएगा कि शॉर्टकी डिफेक्ट में इक्वल नंबर ऑफ केटायन और एनायन गायब होते हैं। हाँ जी ना जी, ध्यान से देखिएगा। ठीक है सर, जैसे ही इक्वल नंबर ऑफ केटायन और एनायन गायब होते हैं तो इसकी जो डेंसिटी जो होती है, इस डिफेक्ट की डेंसिटी क्या होती है साहब, घट जाती है। हाँ या ना? जैसे इसमें होता क्या है, मैं आपको बताता हूं क्रिस्टल कैसे होते हैं, आयोनिक फॉर्म में होते हैं। जैसे प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब ध्यान से सुनिएगा, अब होता क्या है, नहीं तो एक माइनस और एक प्लस, यानी कि इक्वल नंबर में होने चाहिए। जब ये इक्वल नंबर में केटायन और एनायन इस साइड को जब छोड़कर बाहर निकल जाते हैं तो जिसकी वजह से डेंसिटी क्या होती है, घट जाती है। जिसकी वजह से डेंसिटी क्या होती है साहब, घट जाती है। अब जरा गौर फरमाइएगा, एक तो इसका डेफिनेशन इंपॉर्टेंट, दूसरा की डेंसिटी किस डिफेक्ट में घटती है ये इंपॉर्टेंट है साहब। अरे हाँ या ना? और एक ये पूछता है कि इक्वल नंबर ऑफ केटायन और एनायन किस डिफेक्ट में बाहर जाते हैं, तो इसका भी ख्याल रखिएगा, शॉर्टकी डिफेक्ट में बाहर जाते हैं। दूसरा बात मैं बताऊंगा आपको एग्जांपल्स इसके शॉर्टकी डिफेक्ट के, आप कुछ एग्जांपल्स भी याद रखिएगा, जिसमें पहला एग्जांपल आपका नमक अर्थात NaCl, दूसरा है KCl, CaCl, याद रखिएगा। और एक और मैं इंपॉर्टेंट एग्जांपल लिख देता हूं, AG बिहार। और ये AG बिहार की खासियत कुछ इस कदर है साहब कि AG बिहार जो है फ्रैंकल डिफेक्ट भी शो करता है और शॉर्टकी डिफेक्ट भी शो करता है। हाँ या ना? पक्का पक्का। शॉर्टकी डिफेक्ट में होता क्या है कि डेंसिटी क्या होती है साहब, घट जाती है। और जिस डिफेक्ट का मैं अभी जिक्र किया हूं फ्रैंकल डिफेक्ट में, उसमें डेंसिटी चेंज नहीं होती है। हाँ या ना? पहला सवाल। दूसरा सवाल है साहब कि व्हाट इज ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस कहते किसे हैं साहब, जरा गौर फरमाइएगा। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है, इट इज अ प्रोसेस इन विच मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट, किसके मॉलिक्यूल्स साहब, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स, पास फ्रॉम ए सॉल्यूशन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन थ्रू SPM। अब जरा मैं बताता हूं आपको ये होता क्या है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं पास करते हैं किससे बाबू, सॉल्यूशन से। और सॉल्यूशन से होता क्या है, ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन जाते हैं। लेकिन ये लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन किसकी वजह से जाते हैं, तो थ्रू SPM। और SPM का मतलब होता है सर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। मैं इसको लिख देता हूं, SPM का मतलब होता है सर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की खासियत बता दूं कि इस मेम्ब्रेन से केवल सॉल्वेंट के ही मॉलिक्यूल्स पास होते हैं। हाँ या ना? तो मैं आपको दो सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया। पहला सवाल है आपका शॉर्टकी डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट में केवल डेंसिटी डिक्रीज होती है, केटायन और एनायन इक्वल मात्रा में साइड को छोड़कर बाहर चले जाएंगे। ठीक है जनाब। दूसरा में कराया ऑस्मोसिस। और ऑस्मोसिस की खासियत यह है कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स पास करते हैं लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। अब किससे पास करते हैं, SPM के थ्रू पास करते हैं। नोट करें इसे। देखते हैं कि व्हाट इज स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। तो ये स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होती क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। किसका रेसिप्रोकल होता है सर, तो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है। तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को पहले मैं बता दूं आपको कि K से डिनोट करते हैं, जिसे आप कप्पा कहा जाता है। हाँ, मैंने कप्पा कहा है। हाँ या ना? तो K जो होता है अर्थात जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी जो होती है किसके रेसिप्रोकल होती है, तो सर स्पेसिफिक रेसिस्टेंस की होती है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/ρ होगा। हाँ या ना? मैं इसके साथ साथ एक इसकी यूनिट भी बताता हूं। क्या एक फॉर्मूला आप पढ़े होंगे बचपन में कि R बराबर ρL/A होता है। हाँ या ना? ठीक है। क्या आप यहां से ρ बराबर RA/L नहीं लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। हाँ या ना? अब चलिए मैं अब आपको बताता हूं, ρ बराबर
आर क्या होता है सर? ओम। हाँ ये ना। एरिया का क्या होता है सर? सेंटीमीटर स्क्वायर। लेंथ का क्या होगा सर? सेंटीमीटर। एक बात बताइए, 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर गया, ठीक है। रो की यूनिट क्या निकल कर आ गई? ओम सेंटीमीटर। अरे हाँ या ना? पक्का पक्का। यदि रो की यूनिट है आपकी ओम सेंटीमीटर, तो एक बात बताइए जनाब, क्या मैं यहां चिपका दूं इसको? तो हाँ सर चिपका दीजिए। K इज इक्वल टू 1/, मैं इसको ओम लिख दूं, ओम सेंटीमीटर। हाँ या ना? यदि ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। अरे हाँ या ना? ठीक है। तो होता क्या है कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी जो होता है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस के रेसिप्रोकल होता है, और आप इसकी यूनिट क्या होती है? पर ओम पर सेंटीमीटर। हाँ या ना? डन। चौथा नंबर सवाल है, व्हाट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन? ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता क्या है, जरा गौर फरमाइएगा, ठीक है। अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इन विच रेट इज प्रोपोर्शनल टू, रेट किसके प्रोपोर्शनल होता है? रेट इज प्रोपोर्शनल टू जीरो पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के जीरो पावर के प्रोपोर्शनल होती है रेट। अब जरा गौर फरमाइएगा, जैसे मान लीजिए मैं कोई एक रिएक्शन लिख दिया जो हो क्या रहा है? ए से बी बन रहा है। हाँ या ना? क्या बन रहा है सर? ए से बी बन रहा है, ठीक है। यदि मुझे इसका रेट लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे सर? के कंसंट्रेशन ऑफ ए। अरे है या ना? अच्छा एक बात बताइए, यहां कंसंट्रेशन में पावर कितनी है सर? 0। यदि आर बराबर किसी की पावर 0 होती है तो कितनी होती है सर? 1 होती है। तो आर किसके बराबर होगा सर? के बराबर। यानी कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन की जो रेट की यूनिट है वही किसकी यूनिट होगी? कांस्टेंट की यूनिट होगी। तो मैं आपको यूनिट लिख देता हूं, रेट की भी लिख देता हूं, क्योंकि रेट की भी वही होगी और कांस्टेंट की भी वही होगी। मोल पर लीटर पर सेकेंड। हाँ या ना? चलिए इसे जरा लिख ले। पांचवा सवाल है बाबू कि राइट फैराडे फर्स्ट लॉ। अब फैराडे का पहला लॉ कहता क्या है? फैराडे का पहला लॉ क्या कहता है कि द मास ऑफ सबस्टांस डिपोजिटेड एट एनी इलेक्ट्रोड, किसी सबस्टांस का जो मास है, डिपोजिटेड का मतलब कि जाकर बैठेगा किसी भी इलेक्ट्रोड पर, किसी भी सबस्टांस का जो मास है वो जाकर बैठता है किस पर? इलेक्ट्रोड पर। और वो जो मास है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बाबू? द अमाउंट ऑफ चार्ज पास्ड थ्रू इट, यानी कि जितना चार्ज पास कर रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सबस्टांस के मास के। तो जरा एक बात बताइए, क्या में ये जो मास है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? चार्ज के। हाँ या ना? ये फैराडे का पहला लॉ कहता है। अब ध्यान से सुनिएगा, क्या आप फैराडे के पहले नियम से क्यू किसके बराबर होता है बाबू? आई टी लिख सकते हैं। हाँ या ना? अच्छा, क्या मैं डायरेक्टली का साइन हटाकर एम बराबर जेड आई टी लिख सकता हूं क्या? जी हाँ। तो फैराडे का पहला नियम कहता है कि किसी भी सब्सटेंस का जो मास होता है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? तो चार्ज के। चार्ज किसके बराबर होता है? तो आई टी के बराबर होता है। और ये डायरेक्टली का साइन हटाकर मैंने क्या लिख दिया? जेड। तो एम बराबर होता है जेड आई टी। एक बार ये इक्वेशन भी आ चुका है। 6 नंबर सवाल है बाबू कि अमोनिया इज ए गुड लिगेंड। वाई? अमोनिया एक गुड लिगेंड क्यों होता है या कैसे होता है? अमोनिया इसलिए गुड लिगेंड होता है क्योंकि उसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं उसके पास? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन करता क्या है कि सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट कर देता है। और जैसे ही सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करता है तो उससे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। अरे हाँ या ना? इसीलिए अमोनिया किसकी तरह काम करता है? लिगेंड की तरह। मैं अब आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए CuNH3 का होल 4। अब यहां कौन है? Cu कॉपर यानी कि सेंट्रल मेटल एटम है बाबू। ये कौन है बाबू? लिगेंड। अब लिगेंड किससे डायरेक्टली अटैच होता है बाबू? तो लिगेंड अटैच होता है सेंट्रल मेटल एटम के से डायरेक्टली कनेक्ट होता है, और उस बॉन्ड को क्या बोलते हैं बाबू? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। अरे हाँ या ना? तो ड्यू टू लोन पेयर अमोनिया इज अ गुड लिगेंड। आपके सामने डिस्कस करता हूं कि व्हाट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो आप जरा गौर फरमाइएगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी उस प्रॉपर्टी को कहते हैं जो केवल
नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करे। किस पर डिपेंड करे? केवल नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पर, ना कि उस सोल्यूट पार्टिकल्स के नेचर पर डिपेंड करे। अरे हाँ ये ना, तो मैं बस इतना लिख देता हूं जल्दी जल्दी समझाने के लिए कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आप उस प्रॉपर्टी को कहिएगा जो केवल नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करे। नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी उस प्रॉपर्टी को कहिएगा जो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करे, ना कि उसके नेचर पे। डजंट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। अरे हाँ ये ना, तो याद हो जाएगा। एक सवाल में आपको याद करा दिया कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसे कहिएगा? उस प्रॉपर्टी को कहिएगा जो केवल नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स पर डिपेंड करे, ना कि उसके नेचर पर डिपेंड करे। हाँ ये ना, पहला सवाल। मैं अब अगला सवाल कराता हूं कि व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट होता क्या है? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। जितने सारे OH ग्रुप हैं, और OH ग्रुप किससे रिलेटेड है? एल्डिहाइड। अब ध्यान से सुनिएगा, कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं, क्या क्या खासियत होनी चाहिए? तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होना चाहिए, बहुत सारे CHO ग्रुप होने चाहिए, या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होना चाहिए। अरे हाँ या ना, वैसे कंपाउंड को आप कार्बोहाइड्रेट कहिएगा जिसमें बहुत सारे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होने चाहिए या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन ग्रुप होने चाहिए। तो वैसे कंपाउंड को क्या कहिएगा? कार्बोहाइड्रेट कहिएगा। अब कार्बोहाइड्रेट को हाइड्रोलाइसिस के बेसिस पर 3 भागों में बांटा गया है। ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस कार्बोहाइड्रेट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स। अच्छा, पहला नाम क्या है बाबू उसका? मोनोसेकेराइड। दूसरा का नाम क्या है बाबू? ओलिगोसेकेराइड। तीसरा का नाम है बाबू पॉलीसेकेराइड। अरे हाँ यार, पॉलीसेकेराइड। पक्का पक्का। अब मैं ये तीनों के बारे में बताता हूं, ये क्या चक्कर है, जरा गौर फरमाइएगा। हाँ ये ना, मोनोसेकेराइड को यदि आप पानी में डालिएगा, यदि कि हाइड्रोलाइसिस करिएगा, क्या करिएगा? हाइड्रोलाइसिस करिएगा, तो कोई यूनिट नहीं देता है, नो यूनिट, बिल्कुल घुलता नहीं है मोनोसेकेराइड। हाँ जी ना जी, ठीक। जब आप ओलिगोसेकेराइड को पानी में डालिएगा तो ये कितनी यूनिट्स मोनोसेकेराइड के देता है? तो 2 से 10 यूनिट मोनोसेकेराइड के देता है। नहीं तो आपका डेफिनेशन आ जाए, नहीं तो क्लासिफिकेशन आ जाए, नहीं तो MCQ आ जाए। है ना? पॉलीसेकेराइड क्या होता है? जब पॉलीसेकेराइड को जब पानी में मिलाओगे जनाब, तो होता क्या है? मोर देन 10 यूनिट्स, 10 यूनिट से क्या जनाब? 10 यूनिट से ज्यादा यूनिट देता है। अरे हाँ, ये ना, तो समझ गए ये बात कि जब हाइड्रोलाइसिस करिएगा तो कितने पार्ट होंगे? 3 पार्ट। एक होता है मोनोसेकेराइड, दूसरा होता है ओलिगोसेकेराइड, और तीसरा होता है पॉलीसेकेराइड। हाँ जी ना जी, ठीक है, पक्का। अब मैं 9th नंबर सवाल कराता हूं आपको कि व्हाट इज कैल्सिनेशन। ये मेटलर्जी चैप्टर का है और बहुत बकायदा पूछा भी गया है। तो ये कैल्सिनेशन क्या होता है? कैल्सिनेशन इज ए सच टाइप ऑफ प्रोसेस in which calcination is a such type of process in which concentrated ore is heated in absence of air। हाँ या ना, यानी कि कैल्सिनेशन में क्या होता है सर? एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कंसंट्रेटेड ओर को क्या करते हैं सर? कंसंट्रेटेड ओर को सर हीट किया जाता है एब्सेंस ऑफ एयर, एब्सेंस ऑफ एयर। तो उसे क्या बोलते हैं जनाब? कैल्सिनेशन कहते हैं। हाँ या ना, मैं इसका एक एग्जांपल भी लिख देता हूं। हाँ या ना, अब आप सोचोगे सर बिना ऑक्सीजन के तो जलेगा नहीं, तो होता क्या है? जो हम कंसंट्रेटेड और लिए रहते हैं उसी में पहले से ही ऑक्सीजन विद्यमान होता है साहब। हाँ या ना, तब होता क्या है कि जैसे ही मैं इस कंसंट्रेटेड और को हीट करूंगा तो बनता क्या है? ZnO + CO2 बनता है। हाँ ये ना, तो ये बात याद रखिएगा कि जब कैल्सिनेशन की बात आएगी तो एब्सेंस ऑफ एयर। और इसी का एक और भाई है, यदि आपकी इजाजत हो तो मैं यही बता दूं। मैं इसको 10 नंबर कर बता देता हूं। व्हाट इज रोस्टिंग कर। हाँ ये ना, मैं रोस्टिंग बता देता हूं यहीं पर एक्स्ट्रा। ठीक है बाबू। अब रोस्टिंग
अब कैल्सिनेशन होता है एब्सेंस ऑफ एयर, तो इसमें क्या होता है कि रोस्टिंग इज ए सच टाइप ऑफ प्रोसेस इन विच कंसंट्रेटेड और इज हीटेड प्रेजेंस ऑफ एयर, प्रेजेंस ऑफ एयर, यानी कि इसमें वायु की उपस्थिति होगी तो इसमें वायु की अनुपस्थिति होगी। अरे हाँ या ना। इसका भी एक एग्जांपल सेट कर लीजिए दिमाग में, सल्फर प्लस O2, क्या आपको O2 दिखाई दे रहा है जनाब? क्या बनता है? सारी दुनिया जानती है जनाब। अरे हाँ या ना, SO2 बनता है। जरा इसे नोट करें, तब तक मैं अगला सवाल लिखता हूं। अब आप लिख लिए होंगे, मैं अगला सवाल लिखा हूं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ NH3 इज हायर देन PH3, यानी कि अमोनिया का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है जनाब, वो फोस्फीन के मुकाबले ज्यादा होता है। ऐसा क्या चक्कर होता है बॉइलिंग पॉइंट का? तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि NH3 अर्थात अमोनिया में H बॉन्डिंग होता है, लेकिन PH3 में H बॉन्डिंग नहीं होता है। हाँ ये ना, पक्का पक्का। तो अमोनिया में H बॉन्डिंग होता है, लेकिन PH3 अर्थात फोस्फीन में H बॉन्डिंग नहीं होता है। अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता कहाँ है? सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहां होगा, पहले तो हाइड्रोजन चाहिए और दूसरी बात में आपको फोन चाहिए। फोन का मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो यहाँ हाइड्रोजन भी है और इसमें से कौन है? नाइट्रोजन भी। तो यहाँ H बॉन्डिंग होगा, ठीक है। अब यहाँ हाइड्रोजन तो है, लेकिन इन तीनों में से कोई एक नहीं दिखाई देगा, इसलिए यहाँ इसकी H बॉन्डिंग नहीं होती है, जिसके वजह से अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है फोस्फीन के मुकाबले। ठीक है सर। ये जो दूसरा जो मैं सवाल लिया हूं, इसके नीचे ये एग्जाम्पल जो था, ये MCQ में भी आ चुका है और 2 नंबर में भी सवाल आ चुका है। एग्जाम्पल में बहुत बार, राइट द मोनोमर्स। नाइलॉन 6 का मोनोमर क्या होता है? ये नाइलॉन 6 किस एक सिंगल यूनिट से मिलकर बना होता है? तो नाइलॉन 6 जो होता है कैप्रोलैक्टम से मिलकर बना होता है। किससे बना होता है जनाब? कैप्रोलैक्टम से मिलकर। तो जो बार बार लिखें याद हो जाएगा। नाइलॉन 6 किससे बना होता है? तो नाइलॉन 6 एडिपिक एसिड प्लस हेक्सामिथाइलिन डाइएमिन, है ना, हेक्सामिथाइलिन डाइएमिन। ये मैंने लिख दिया नाइलॉन 6। ब्यूना एन किससे मिलकर बना होता है? तो ब्यूना एन जो होता है 1,3 ब्यूटाडाइन प्लस, यानी कि इससे भी मिलकर बना होता है, यानी कि 1,3 ब्यूटाडाइन, और एन से होता है एक्रिलोनाइट्राइल। एक्रिलोनाइट्राइल, ये दोनों इसके क्या हो गए? ब्यूना एन के मोनोमर हो गए। ब्यूना एस का मोनोमर होता है 1,3 ब्यूटाडाइन प्लस एस से होता है एस्टाइरिन। अरे हाँ या ना, पक्का पक्का, ठीक है। बेकेलाइट का मोनोमर होता है, याद रखिएगा, फिनोल प्लस फॉर्मल्डिहाइड। ये सारी बातें आपको याद रखनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा MCQ में पूछा गया है। चलिए मैं 13 नंबर सवाल लिखता हूं कि राइट 1 यूजेस ऑफ ईच। ध्यान दीजिएगा, बहुत पुराना सवाल है ये, बहुत पुराना आया है। एस्प्रिन, बेकेलाइट, टिंचर ऑफ आयोडीन और पैरासीटामोल। एस्प्रिन किसका काम आता है? तो एस्प्रिन आता है सर बॉडी पेन के लिए, है ना, बॉडी पेन के लिए, है ना। बेकेलाइट किसके आता है? तो मैं बता दूं, आप लोग देखे होंगे कुकर के जो बेल्ट होते हैं जिससे हैंडल पकड़ा जाता है, जो हैंडल होता है कुकर का, वो बेकेलाइट का ही बना होता है। तो मैं लिख देता हूं हैंडल्स ऑफ यूटेंसिल्स, या जो कंघी होती है, कॉम्ब जो होता है, ये बेकेलाइट का ही बना होता है। ठीक है जनाब। टिंचर ऑफ आयोडीन, जैसे चोट वोट लग जाए तो उसमें ये टिंचर ऑफ आयोडीन आप लगाते हैं, अरे हाँ या ना, जिसे क्या बोलते हैं? एंटीसेप्टिक। एक यूज लिखना था, मैंने एक लिख दिया, अरे हाँ या ना। पैरासीटामोल, पैरासीटामोल किसके लिए काम आता है सर? तो बॉडी टेम्परेचर को रिड्यूस करने के लिए, तो बॉडी टेम्परेचर को कम करने के लिए किसका यूज होता है? पैरासीटामोल का। तो 11, 12, 13। मैं अब 14 नंबर सवाल बताऊंगा आपको, और उस सवाल क्या है कि राइट हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट ऑफ लैक्टोज। ध्यान सुनिएगा, तो कह रहा है कि लैक्टोज को, ये सवाल 2 नंबर में भी आ चुका है और MCQ में भी। तो लैक्टोज का जब हाइड्रोलाइसिस होता है तो क्या बनता है? 2 प्रोडक्ट बनते हैं, 2 यूनिट बनेंगे।
एक बनता है ग्लूकोज और एक बनता है गैलेक्टोज, है ना। तो याद रखिएगा कि जब ग्लूकोज का हाइड्रोलाइसिस होता है, लैक्टोज का हाइड्रोलाइसिस होता है, तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज दोनों बनते हैं। मैं अब इन सबका फॉर्मूला में लिख देता हूं। लैक्टोज का फॉर्मूला होता है HC12H22O11, याद रखिएगा। ग्लूकोज और गैलेक्टोज का फॉर्मूला सेम होता है, C6H12O6। इसका भी फॉर्मूला होता है, मैं यहां लिख देता हूं C6H12O6, हाँ ये ना। लिखे जरा इसे। नंबर सवाल करेंगे। 15 नंबर सवाल है कि आयोनिक क्रिस्टल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, वाई। आयोनिक जो क्रिस्टल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर होता है सॉलिड स्टेट में। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सॉलिड स्टेट में आयोनिक क्रिस्टल के जो आयंस होते हैं वो मोबाइल नहीं करते, इसीलिए वो इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है, पुअर कंडक्टर होता है। और आप ये बात भली भांति जानते हैं, यदि वही बात लिक्विड स्टेट में कही गई तो लिक्विड स्टेट में आयंस क्या करते हैं, आसानी से मोबाइल करते रहते हैं, अर्थात घूमते रहते हैं। उस समय इलेक्ट्रिसिटी जो है आसानी से पास करती है। लेकिन अभी बात किस चीज की हो रही है, सॉलिड स्टेट की, ठीक है जनाब, बिकॉज इट्स आयंस आर नॉट मोबाइल इन सॉलिड स्टेट, ठीक है। 16 नंबर सवाल देखेंगे। ट्रांजिशन मेटल्स फ्रॉम कलर्ड कंपाउंड्स, वाई। अब जो ट्रांजिशन मेटल्स है वो कलर्ड कंपाउंड शो करते हैं, ऐसा क्यों? ये सवाल बहुत बार आ चुका है। और ऐसा होता है ड्यू टू वैकेंट डी ऑर्बिटल्स के होने की वजह से। अब डी ऑर्बिटल्स के वैकेंट होने का चक्कर क्या होता है कि उनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं लोअर एनर्जी में होते हैं। अब जैसे ही उस ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड पर जैसे ही विजिबल लाइट आकर प्रभावित होती है, अब वो लोअर एनर्जी से किस में चला जाता है, हायर एनर्जी में चेंज हो जाता है। और जैसे ही वो हायर एनर्जी में जाता है वो एक स्पेशल वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। अब जैसे ही वो एक स्पेशल वेवलेंथ को ऑब्जर्व करता है और जैसे ही कर लिया वो स्पेशल वेवलेंथ को ऑब्जर्व, तो एक कॉम्प्लीमेंट्री कलर शो करता है। अरे हाँ या ना। और ऐसा कब होता है? ऐसा तभी होता है जब डी ऑर्बिटल्स क्या होते हो, वैकेंट होते हो, याद रखिएगा। 17 नंबर सवाल कि व्हाट इज रिवर्स ऑस्मोसिस। ये तो बार बार पूछा जाता है मॉडल पेपर में। देखिए जरा होता क्या है रिवर्स ऑस्मोसिस में, बताता हूं आपको। व्हेन अ प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, यदि आपका प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, इज अप्लाइड टू सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन साइड में ऑस्मोटिक प्रेशर से जैसे ही ज्यादा प्रेशर होता है तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स लोअर टू हायर ना जाकर हायर टू लोअर मूव करने लगते हैं। द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, है ना। ऐसा कब होता है? जब सॉल्यूशन साइड जो होगा प्रेशर आप ओपी से ज्यादा लगा देंगे तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स कैसे मूव करते रहते हैं, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। इसी फेनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं, है ना। अब बस हिंदी याद रखें, उसके बाद अपने आप मन से लिखें। व्हाट इज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ये भी सवाल अभी इसी साल प्री बोर्ड में आ चुका है। अभी पूछ रहा है कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है। अब ध्यान से सुनिएगा। ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, अब न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, अब न्यूक्लियस क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करता है जनाब, खींचता है। उस चार्ज को क्या कहते हैं, न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। तो जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है वैसे वैसे लेंथेनॉइड सीरीज के एलिमेंट्स की जो रेडियस है वो क्या होती है जनाब, क्या होती है जनाब, घटती है। अरे हाँ ये ना, जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है वैसे वैसे लेंथेनॉइड सीरीज के एलिमेंट्स की जो रेडियस है क्या होती है, घटती है। यही क्या कहलाता है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहलाता है। अरे हाँ ये ना। 2 सवाल और हैं, मैं करूंगा अभी, जरा इसे नोट करें। अब नेक्स्ट सवाल है, अब ध्यान से गौर फरमाइएगा। 2 डिफरेंस में कराता हूं आपको जो बार बार आ चुके हैं। नाइनटीन नंबर सवाल ये रहेगा कि डिफरेंस बिटवीन मेथेनोइक एसिड और इथेनोइक एसिड, इन दोनों में अंतर आ चुका है, हाँ या ना। अब जरा गौर फरमाइएगा, हाँ या ना, ठीक है।
मिथेनोइक एसिड का फॉर्मूला जरा लिख लेंगे पहले डिफरेंस में, याद रखिएगा जनाब। ये होता क्या है कि HCOOH होता है। अरे है ना, डर है, ठीक है। इथेनोइक एसिड का क्या फॉर्मूला, अच्छा सॉरी फॉर डिस्ट्रैक्ट, इसमें पहला पॉइंट लिखिएगा CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये पहला डिफरेंस इसका हो गया। दूसरा डिफरेंस देखेंगे, इसका कॉमन नाम, इसका कॉमन नाम क्या होता है? इसका कॉमन नाम होता है बाबू फॉर्मिक एसिड। क्या होता है जनाब? फॉर्मिक एसिड होता है। अरे हाँ या ना, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की आप तैयारी तभी कर पाएंगे जब आप बार बार आप उसे लिख रहे हैं। इसका कॉमन नाम क्या होता है इथेनोइक एसिड का? 2 कार्बन है तो इसको क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड कहा जाता है। ये तो एक बार एमसीक्यू में पूछा जा चुका है। तीसरा डिफरेंस मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये जो होता है किस बॉन्ड की वजह से जुड़ा होता है? किस बॉन्ड? तो H बॉन्ड से जुड़ा होता है जनाब। अरे हाँ या ना, पक्का पक्का, डन। तीसरा है, इसमें कौन सी बॉन्डिंग होगी सर? मिथाइल बॉन्डिंग। तो मैं लिख दूंगा सर मिथाइल बॉन्डिंग होती है। अरे हाँ या ना, मैं जल्दी जल्दी लिख देता हूं, आप बना लेंगे। अरे हाँ या ना। चौथा डिफरेंस ये होता है कि ये जो होता है ना मिथेनोइक एसिड, ये टॉलेंस टेस्ट जो होता है देता है। अरे हाँ या ना, कौन सा टेस्ट देता है? टॉलेंस टेस्ट देता है। ये जो होता है टॉलेंस टेस्ट नहीं देता है, याद कर लेंगे इसे। 5th नंबर पॉइंट है, एक और टेस्ट है जिसका नाम है फेलिंग टेस्ट। मिथेनोइक एसिड की खासियत है कि वो फेलिंग टेस्ट को शो करता है, लेकिन इथेनोइक एसिड फेलिंग टेस्ट को शो नहीं करता है। तो ये हमारे छोटे छोटे डिफरेंस हुए मिथेनोइक एसिड और इथेनोइक एसिड में। अब दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल वो भी डिफरेंस वाला ही चक्कर है। वो चक्कर ये है कि SN1 और SN2 का क्या चक्कर है? अरे हाँ या ना, अब आप पढ़े होंगे कि SN1 क्या होता है? SN1 यूनिमोलिकुलर होता है। उसको क्या पूरा नाम क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अरे हाँ या ना, चलिए तो उसमें भी डिफरेंस मैं आपको बता दूं। चलिए ध्यान से देखिएगा, 20 नंबर सवाल होगा SN1 और SN2 के बीच। हाँ या ना, डन, ठीक है। ये कैसा होता है सर SN1? तो SN1 जो होता है बाबू, वो होता है यूनिमोलिक्यूलर। अरे हाँ या ना, याद रखिएगा बार बार, ठीक है। ये कैसा होता है बाबू? दिखने से दिख रहा है सर बाइमोलिक्यूलर होता है। अरे हाँ या ना भाई, बाइमोलिक्यूलर। दूसरा डिफरेंस में क्या लिखवाऊंगा? दूसरा डिफरेंस ये लिखवाऊंगा कि ये सिंगल स्टेप नहीं होता है, ड्यूअल स्टेप होता है। ये 2 स्टेप होता है इसमें। इसमें कैसा होता है भैया? सिंगल स्टेप होता है। याद रखिएगा ये सारी बातें, मुंह होनी चाहिए जनाब। तीसरा क्या होता है? ये जो 2 स्टेप वाला SN1 होता है, इसमें कार्बोकेटायन बनता है। C+ को क्या बोलते हैं? कार्बोकेटायन। तो कार्बोकेटायन बनता है, इसमें कार्बोकेटायन नहीं बनता है। तो मैं ऐसे लिख दूंगा तो समझ जाएंगे ना आप सभी, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चौथा जो है, यदि इसमें कार्बोकेटायन बनता है तो इसमें कार्बोकेटायन नहीं बनता है। ये जो SN1 होता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। जो चौथा इसमें होता है ये सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। अरे हाँ जी ना जी, डन है। 5th नंबर जो होता है, अरे हाँ ना, 5th नंबर जरा गौर फरमाइएगा, यदि ये 2 स्टेप है तो इसमें कार्बोकेटायन बनता है, इसमें कार्बोकेटायन नहीं बनता है। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। अच्छा एक और सवाल, इसमें रिटेंशन होता है। हाँ ये ना, SN1 में क्या होता है? रिटेंशन होता है, लेकिन SN2 में इनवर्जन होता है। तो ये छोटे छोटे 5 जो है मैंने डिफरेंस लिख लिए हैं और आप बना भी सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार करने के लिए, धन्यवाद।